गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें हमने सोसाइटी ऑफ फ्रांस के बारे में पढ़ा था कि फ्रांस में सोसाइटी किस तरीके से डिवाइड है। आपने देखा था जिसको हम फर्स्ट स्टेट जो क्लर्जी कहलाता था, सेकंड स्टेट में किंग, मिनिस्टर और जिनको नोबल्स कहा जाता था, थर्ड स्टेट में हमारे प्रोफेशनल्स थे, पीजेंट्स थे, स्मॉल पीजेंट्स थे। इनके बारे में हमने पढ़ा था। फर्स्ट और सेकंड स्टेट को जो कुछ जन्म से अधिकार मिले हुए थे, जिन्हें हम प्रिविलेजेस कहते हैं, ये टैक्स से बिल्कुल वंचित थे। इनको कोई टैक्स नहीं भरना पड़ता था। सारा टैक्स कौन भरता था? थर्ड स्टेट की ही पॉपुलेशन भरती थी। अब फ्रांस की जो पॉपुलेशन, उसमें 90% हमने देखा कि फार्मर्स थे। इसमें कुछ फार्मर्स ऐसे थे जो लैंडलेस थे, वो एज ए लेबरर काम करते थे। सारे टैक्स इनको ही देने पड़ते थे। अब इनको कौन कौन से टैक्स कैसे पे करने पड़ते थे, हम उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो इनसे टैक्स लेता था चर्च। चर्च जो धार्मिक कर लेता था, जिसे हम क्या बोलते थे? टाइद। ये पे करते थे थर्ड स्टेट के लोग चर्च को। उसके बाद नेक्स्ट टर्म है हमारी टैले। ये वो टैक्स था जो डायरेक्ट किसको देना पड़ता था? गवर्नमेंट को देना पड़ता था। इसमें डायरेक्ट टैक्सेस आते थे और इसी के अंदर बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस भी इंक्लूड होते थे। और ये किन को दिया जाता था? ये सारा दिया जाता था सेकेंड स्टेट के लोगों को। और इनमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस जो आते थे, इनडायरेक्ट टैक्स में क्या इंक्लूड होता था? जो हमारी रोज़मर्रा के जीवन में यूज़ होने वाली चीज़ें, जैसे सॉल्ट हो गया, टबैको हो गया, इस तरीके की। तो इससे जितनी भी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ थी, जो लोन लिया हुआ था, तो ये टैक्सेस के रूप में सारा किससे लिया जाता था? थर्ड स्टेट के लोगों से ही लिया जाता था। अब धीरे धीरे करके क्या हो रहा था? बर्डन इन्हीं के ऊपर बढ़ रहा था। अब पहले से ही अमीर थे और ज़्यादा टैक्स ले लेके अमीर हो गए, और अपनी तरफ से ये लोग कोई टैक्स पे भी नहीं करते थे। और इनका पार्टिसिपेशन भी बहुत सारे चीज़ों में होता था, जैसे रोड बिल्डिंग हो गई, या महल वगैरह कंस्ट्रक्शन वर्क हो गया, या किसी के घर में सेवा के तौर पे काम करना हो गया। जो नोबल्स वगैरह जो इन लोगों के यहाँ पे, जैसे हम सर्विसेज नहीं देते हैं, सफाई का, बर्तन का, इस तरीके का काम करने के लिए ये लोग जाते थे। मतलब जो लैंडलेस पीपल थे, यहाँ पे लैंडलेस फार्मर्स थे। अब हम यहीं पे बात करते हैं कि 1715 में फ्रांस की जो पॉपुलेशन थी वो 23 मिलियन थी, यानी कि 2.3 करोड़, जो कि 1789 में बढ़कर कितनी हो गई थी? 28 मिलियन, यानी कि 2.8 करोड़। अब जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ने लगी, पॉपुलेशन इंक्रीज होने लगी, तो फूड की डिमांड भी बढ़ने लगी। फूड की डिमांड इंक्रीज होने लगी तो प्रॉब्लम आने लगी, क्योंकि डिमांड तो बढ़ रही है, ऐसे में महंगाई भी बढ़ रही है, लेकिन सैलरी नहीं बढ़ रही है। सैलरी नहीं बढ़ रही है तो स्टेटस क्या हो गया था? अब लोगों के पास चीज़ें आउट ऑफ स्टॉक जाने लग गई थी। ये स्टेटस आ गया था। इसकी वजह से हम एक टर्म के बारे में डिस्कस करते हैं, सबसिस्टेंस क्राइसिस, यानी कि जीविका संकट। सबसिस्टेंस क्राइसिस क्या होता है? सबसिस्टेंस क्राइसिस होता है जब कोई भी फसल सूख जाती है, सूखने के कारण बर्बाद हो जाती है, जिससे हमारी बेसिक नीड्स खतरे में आ जाती हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? सबसिस्टेंस क्राइसिस। तो आप इसमें लिख सकते हैं फूड एंड अदर नीड्स ऑफ
people are not met, and this is caused by economic crisis. 14 जुलाई 1789 को 14 जुलाई 1789 को लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, बहुत मजबूती के साथ प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, विद्रोह करना शुरू कर दिया। किन के खिलाफ और क्या कारण थे कि एक तो मांग बढ़ रही है, अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। प्रोटेस्ट किया लोगों ने। कारण क्या था? पहला मेनली टैक्स, जो ये लोग टैक्स पे कर रहे थे, उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें मुश्किल में आ गई थी। ऐसे में बहुत सारे उस टाइम के सोशल ग्रुप्स जो थे मिडिल क्लास के, वो उभर के आते हैं, जो वेल्थली यानी कि संपन्न थे। ऐसे में बहुत, अब इन लोगों को, जो ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, इनको और ज़्यादा उभारने के लिए सबसे बड़ा काम करते थे फिलोसोफर्स हमारे। अब फिलोसोफर कौन होते हैं? फिलोसोफर होते हैं भाई, सबका अपना अपना दृष्टिकोण होता है, हर चीज़ को देखने का नज़रिया अलग होता है। यदि मेरे पास एक पानी का गिलास है और वो आधा भरा हुआ है, तो हर एक के देखने के नज़रिया, जो मैं बात कर रही थी, अलग होता है। तो कोई कहेगा कि ये गिलास आधा भरा हुआ है और कोई कहेगा नहीं, आधा खाली है। तो हमारे बहुत सारे फिलोसोफर्स ने यहाँ पर अपनी अपनी टिप्पणी रखी थी, अपना अपना क्या उन्होंने एग्जामिन किया। तो सबसे ज़्यादा उभर के आए थे दो फिलोसोफर, जिनका नाम था जॉन लॉक और जीन जैकस रूसो। ये दो फिलोसोफर ऐसे थे जिन्होंने सबसे पहले बात करी थी फ्रीडम और इक्वल लॉज के बारे में। इक्वल लॉज होने चाहिए सभी के लिए, फॉर ऑल। और किस में बात करी थी? जो उन्होंने किताब लिखी थी अपनी, ट्रू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट में इन्होंने फ्रीडम और इक्वल लॉज फॉर ऑल के बारे में बात करी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक इन्हीं को देखते देखते एक और महान हस्ती भी हमारे सामने आई, जिनका नाम था मॉन्टेस्क्यू। देखिए, मॉन्टेस्क्यू जिसने एक बुक लिखी थी, स्पिरिट ऑफ लॉज। स्पिरिट ऑफ लॉज, मॉन्टेस्क्यू की जो थ्योरी थी वो था कि पावर को शेयर कर दी जाए हॉरिजेंटली, और यहीं से शुरुआत हुई थी, जिसके हम बारे में हम सिविक्स में, पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। और इसी थ्योरी को हम आज भी इंडिया में फॉलो कर रहे हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म है ये। किसने ये बुक लिखी, किसमें जिसमें थ्योरी ये दी गई थी, या फिर अपोजिट तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये थ्योरी मॉन्टेस्क्यू ने अपनी स्पिरिट ऑफ लॉज में किस तरीके की थ्योरी दी थी। तो हम इन सब के बारे में काफ़ी अच्छे से देख लेते हैं। और एक बुक लिखी गई थी, जो किसने लिखी थी? मैकॉले ने।
जो कि मोनार्की के बिल्कुल अगेंस्ट था, मोनार्की के अगेंस्ट था। वो क्या कहता था कि नेता को लोगों की सुननी चाहिए, जो भी राजगद्दी पे बैठता है या फिर किंग है, उसको किसकी सुननी चाहिए है, नेता को अपने लोगों की, प्रजा की सुननी चाहिए। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में देखा था कि जो राजा था वो अपनी प्रजा की सुनता ही नहीं था, वो रानी के पीछे पड़ा रहता था। तो हमें कुछ ऐसी थ्योरीज मिली। देखो आज हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इन्हीं चीज़ों को फॉलो करते हैं। फ्रीडम भी चाहिए सबको, इक्वालिटी, सबके लिए कानून बराबर होना चाहिए। उसके बाद हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है या मिनिस्टर, हम चाहते हैं हमारी गवर्नमेंट हमारी सुने, और हम इसी थ्योरी को फॉलो कर रहे हैं। तो ये सब देखते हुए जो फिलोसोफर्स थे उन्होंने क्या काम करा, लोगों को, सोशल ग्रुप्स को इकट्ठा करने की सोची। जो ये प्रोटेस्ट हो रहा था, अब उन्होंने लोगों को और भड़का दिया। तो इन लोगों के थ्रू क्या होने लगा था, जो बुक्स थी, न्यूज़पेपर थे, इसमें आर्टिकल्स आने लगे, लोग इनको पढ़ने लगे, जागरूक होने लगे। जो इनके क्लब्स से, पॉलिटिकल क्लब्स हो गए, उनमें बैठ के इन्हीं चीज़ों पे चर्चा होने लगी। जो लोग पढ़ लिख नहीं सकते थे वो औरों के जो व्यूज़ थे उनको सुनकर इन चीज़ों पे अपनी अपनी टिप्पणी देने लगे थे। तो ये जो लुई 16 था, उसने बहुत सारे जो कर लगा दिए थे एक्सपेंसेस से, उससे जो गुस्साई जनसंख्या थी, जो गुस्से में आई हुई जनसंख्या थी, और जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, इन सब के खिलाफ जो ये सिस्टम था पूरा प्रिविलेजेस के अगेंस्ट, इसके अगेंस्ट जो प्रोटेस्ट हो रहा था, इसमें लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिली। तो आगे के लिए हम कल कंटिन्यू करेंगे। आज आप इन्हीं को रिवाइज करिए और नोट्स तैयार करिए अपने तरीके से। थैंक यू।